भारत चीन में बढ़ते तनाव के बीच कई मोर्चों पर एक्शन लिया जा रहा है। भारत में 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से पीछा छुड़ा लिया है, वीबो को छोड़ दिया है। वहीं ट्रांसपोर्ट और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन करने की तैयारी करने की बात की है। इसके अलावा बाकी देश भी चीन के ऐप्स बैन कर सकते हैं। चीन से जुड़े 3 बड़े डेवलपमेंट्स पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण राय, रोहन सिंह और असीम मनचंदा। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण राय के पास। लक्ष्मण जी, ये बताइए वीबो को लेकर क्या खबर है? प्रधानमंत्री ने वीबो छोड़कर क्या सिग्नल दिया है? देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री ने वीवो ऐप से हट करके ये सिग्नल दिया है कि हम किसी भी तरीके से अब चीन से सपोर्ट किया हुआ कोई भी ऐप, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर दूसरी चीजें हो, उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से वीवो ऐप छोड़ने का मतलब यह है कि देश की जनता में भी संदेश जाए कि वो भी आगे बढ़ चढ़कर इस तरह की मुहिम में हिस्सा ले। और बता दूं कि 2015 में प्रधानमंत्री वीवो से जुड़े थे और ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और यहाँ पे करीब 115 पोस्ट थे। और ये सामान्य नहीं होता है इस ऐप से हटना, इस हटने की लंबी प्रक्रिया होती है। एक एक करके सारे पोस्ट डिलीट किए गए, यहाँ तक कि शी जिनपिंग के साथ जो फोटो थे उसे हटाने में काफी दिक्कत आई, लेकिन आखिरकार उस पोस्ट को भी हटा लिया गया है। तो ये एक बड़ा सिग्नल प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है कि चीन जिस तरीके से व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार के मद्देनजर हम कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे जो चीन के द्वारा प्रदत्त किया हो। लेकिन मामला सिर्फ वीवो ऐप तक ही नहीं है, अब मामला इससे और आगे बढ़ता जा रहा है। सीमा पर भी माहौल काफी ज्यादा मुस्तैदी के साथ सरकार चुस्त दिख रही है। यहाँ पे 3 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद जाने वाले लद्दाख, वहां पे सीमा का जायजा लेंगे। वहां पे सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। जो आर्मी चीफ है वो भी उनके साथ जाएंगे, जो घायल सैनिक है उनके साथ बातचीत करेंगे। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब कल आपको याद होगा करीब 10 से 11 घंटे तक की कोर कमांडर लेवल की बैठक हुई, लेकिन बहुत कोई सकारात्मक नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो मुझे लगता है कि सीमा का मामला हो, आर्थिक मोर्चे पर मामला हो या फिर डिजिटल मोर्चे पर मामला हो, हर मोर्चे पर सरकार जो है काफी मुस्तैदी से चीन को करारा जवाब दे रही है। जी, तो प्रधानमंत्री ने वीबो छोड़ दिया है और आपको बता दें कि वीबो माइक्रो ब्लॉगिंग जो ऐप है वो ट्विटर की तरह का एक ऐप है। प्रधानमंत्री इसी ऐप के जरिए शी जिनपिंग को जन्मदिन की बधाई भी दिया करते थे। हालांकि इस बार 15 जून को प्रधानमंत्री ने बधाई भी नहीं दी थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, भारत ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर एक और झटका देने की तैयारी कर ली है। अब सभी हाईवे प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों को बैन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये बात कही है और क्या क्या कहा है नितिन गडकरी ने, रोहन सिंह से जानते हैं। रोहन, किस तरीके से चीनी कंपनियों को रोकने की तैयारी है? जी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ड्रैगन को वेलकम नहीं किया जाएगा, ये कहना है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि चीनी कंपनियां सीधे या जॉइंट वेंचर के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बिड कर रही थी। तो अब जो नया नियम आने वाला है उसके बाद जॉइंट वेंचर को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी अगर उसमें चीनी हिस्सेदारी है तो। और इसके लिए पूरी एक नई पॉलिसी बदली जाने वाली है और उसमें भारतीय कंपनियों के लिए जो शर्तें हैं वो आसान की जाएगी। असल में होता क्या है कि कई बार इस तरह के जो टेंडर्स होते हैं उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन इतनी मुश्किल होती है कि कई भारतीय कंपनियां इसमें शामिल नहीं हो पाती है। तो ये कहा गया है एनएचएआई को और जो बाकी विभाग हैं उनको कि जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं वे आप आसान रखिए ताकि भारतीय कंपनियां अधिक से अधिक हिस्सेदारी ले सकें। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि वे चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में विदेशी निवेश हो, लेकिन चीन की तरफ से नहीं, बाकी देशों के साथ अगर निवेश होता है तो उसमें भारत को कोई आपत्ति नहीं है। और यही चीज जो है एमएसएमई सेक्टर वहां पे भी लागू होगा, क्योंकि यहां पे भी सरकार चाहेगी कि विदेशी निवेश जरूर आए लेकिन चीनी पार्टनरशिप किसी तरह से ना हो। खासतौर पे जो स्थानीय प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें भारतीय लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाए और चीनी हिस्सेदारी बिल्कुल ना आए, इस बात की कोशिश की जाने वाली है। एक और महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो है पोर्ट्स पर जो कंसाइनमेंट पे ज्यादा अभी जांच हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है। तो इस पर नितिन गडकरी का यह कहना था कि कोई भी आर्बिट्ररी स्क्रूटनी नहीं हो रही है, सब कुछ नियम के तहत हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि जो चीन से इंपोर्ट है वो कम हो और उसका रिप्लेसमेंट भारतीय कंपनियां ही करें। जी, तो चीन पर नकेल कसने की तैयारी। और इसी मुद्दे पर तीसरी खबर, भारत ने 59 ऐप्स चीन के बैन कर दिए हैं, लेकिन अब चीन को दूसरे देशों से भी झटका लग रहा है। हमारे साथ असीम मनचंदा जुड़े हुए हैं। असीम, ये बताइए कि ग्लोबल घेराबंदी की बात जो चीन की हो रही है उसकी क्या वजह है?
देखिए, भारत के 60 के करीब चाइनीज ऐप के ऊपर रोक लगाने के बाद चाइनीज कंपनियों के ऊपर दबाव जो है वो भी बढ़ गया है। बाकी कई देश जो है चाइनीज कंपनियों के ऊपर या चाइनीज ऐप्स के ऊपर रोक जो है वो लगा सकते हैं, तो इसका खतरा जो है लगातार उसके ऊपर जो है मंडरा रहा है। जो FCC है उसने भी चाइनीज कंपनी हुआवे और ZTE को लेकर के चेतावनी जो है जारी की है। उनके मुताबिक ये दोनों कंपनियां जो है देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत जो कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों ने ऐप्स जो है उनको बंद करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। टिकटॉक जो है पूरी तरह से सब फोनों पर चलना जो है बंद हो गया। धीरे धीरे बाकी सारे चाइनीज ऐप जो है वो भी चलना जो है बंद हो जाएंगे। IT मिनिस्ट्री ने इसको लेकर के एक पैनल जो है वो भी बना दिया है। पैनल जो है जल्दी सभी जो चाइनीज कंपनी है उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात जो है वो करेगा, और जो भारत का डाटा जो है बाहर चाइनीज सर्वर पर भेजा जा रहा था, जो कंसर्न्स थे उसके बारे में इनसे डिस्कस जो है वो किया जाएगा। अगर मैं BSNL MTNL की बात करूं तो BSNL ने अपना 4G का अपग्रेडेशन का टेंडर जो है वो रद्द कर दिया है, और खासतौर पे कि अब नया टेंडर जो कंपनी जो है वो जल्दी जारी करेगी, और उसमें शर्त रखी जाएगी कि जो चाइनीज कंपनियां हैं ZTE और हुआवे वो इसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर सकेंगी। तो कुल मिलाकर के जो चाइनीज कंपनी उनके ऊपर लगातार दबाव जो है बनाया जा रहा है, ताकि जो भी डाटा जो है पहले बेच रही थी बाहर, सुरक्षा से खिलवाड़ जो है वो कर रही थी, वो अब जो है कंपनी जो है वो नहीं कर पाएंगी। सरकार लगातार इनसे डिस्कशन जो है वो भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, सरकार अब इसको लेकर के झुकने के मूड में नहीं है। तो ये थी चीन पर दबाव बनाने से जुड़ी हुई 3 बड़ी खबरें। रोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और असीम आपका भी शुक्रिया। लेकिन लक्ष्मण जी, ये बताइए, एक एक्सक्लूसिव खबर आप बता रहे हैं कि रेलवे को के कारपोरेटाइजेशन के लिए, खासकर जो प्रोडक्शन यूनिट्स है रेलवे के, उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। क्या है पूरी खबर, डिटेल क्या है लक्ष्मण जी? देखिए, दरअसल जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेलवे के जितने भी प्रोडक्शन यूनिट हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को सरकार कॉर्पोरेटाइज करेगी, और इसकी तरफ एक कदम बढ़ा लिया। कदम बढ़ाने से मतलब मेरा यह है कि इसके लिए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया गया है। रेल मंत्रालय के भीतर चर्चा हो चुकी है, रेलवे बोर्ड से इसकी चर्चा हो चुकी है, और जल्द ही इसको कैबिनेट के पास भेजा जाएगा, और कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना, कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब यह है कि जितने भी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे जो गवर्नेंस का तौर तरीका है इसको बदला जाएगा, निजी भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, और यहाँ नहीं, इतना ही नहीं, जो बेहतर तकनीक है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, रेलवे इक्विपमेंट का हो, रेलवे रैक का हो, रेलवे ट्रैक का हो, ये मुख्य मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इस अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं देश में कोरोना की। कोरोना कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये पूरा देश दिख रहा है, और अब 5,85,000 के पार पहुंच चुकी है कुल संख्या। पिछले एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 507 मरीजों की मौत हुई है, वहीं पिछले 24 घंटे में 18,653 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त का ताज़ा अपडेट लेते हैं दीपाली नंदा और विवेक गुप्ता से। दीपाली दिल्ली और देश का हाल बताएंगी। दीपाली से सबसे पहले ये जानते हैं, दीपाली, इस वक्त बड़ी खबरें क्या है दिल्ली से संबंधित और देश से संबंधित? देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो निराशा काफी देखने को मिल रही है इस लिहाज से कि 507 लोगों ने अपनी जान इस वायरस की वजह से गंवाई है। वहीं अगर हम कुल पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो ये संख्या अब 6 लाख के करीब पहुंच गई है। अगर मैं उन मामलों की बात करूं जो पिछले एक दिन में आए हैं तो ऐसे मामलों की संख्या भी 18,000 से ज्यादा है। हम लगातार देख रहे हैं पिछले एक महीने से हर रोज 15 से 17 या 17 से 18,000 के बीच ही नए मामले सामने आ रहे हैं, तो लगातार इजाफा देश भर में देखने को जरूर मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि जो लोग स्वस्थ हो रहे हैं उनमें और जो लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है जिनका इलाज चल रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस काफी बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या अब 3,47,000 के पार पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 2,20,000 के पास है, तो इस लिहाज से थोड़ी राहत की खबर जरूर है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज लेटेस्ट डेटा ये शेयर किया गया है कि जितने भी कुल पॉजिटिव मरीज हैं देश भर में उसमें 70% जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से ही आ रहा है। यानी कि इन राज्यों में कोरोना के मरीज सबसे ज्यादा है। वहीं अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो अब तक ICMR के मुताबिक 88 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं
और यहां पर मैं एक अपडेट आपको देना चाहूंगी जो कि रामदेव की दवाई कोरोनिल से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है पिछले 2 से 3 दिन काफी विवादों में रही है कोरोनिल, और आज रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई दी है कि आयुष मंत्रालय से कोरोनिल को हरी झंडी मिल गई है। सिर्फ जो आयुष मंत्रालय की ये आपत्ति थी कि क्योर शब्द का वर्ड ना इस्तेमाल किया जाए, यानी कि कोरोनिल आपको पूरी तरह से बचाएगी, इस शब्द को हटा के कोविड मैनेजमेंट शब्द का इस्तेमाल किया जाए, जिस पर अब पतंजलि ने ये कहा है कि जल्द ही मार्केटिंग इसकी शुरू की जाएगी और क्योर शब्द की जगह पर कोविड मैनेजमेंट दवाई के तौर पर इसे बाजार में बेचा जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। ये जो था देश का अपडेट। और अब मुंबई का हाल लेते हैं विवेक गुप्ता से। मुंबई में सख्ती बढ़ाने की बात है। विवेक, इसकी वजह क्या है और किस तरह की सख्ती की बात की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई और मुंबई के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर कल से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू होने वाला है। और जो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साथ ही साथ कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशन है, उन्होंने साफ तौर पर ऑर्डर जारी करके कहा है कि 2 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन वहां पर शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना के जो मरीजों की संख्या है वो लगातार वहां पर बढ़ रही है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे ये लॉकडाउन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे लॉकडाउन 1 था, यानी कि सिर्फ एसेंशियल चीजों की दुकानें खुली रहेंगी, दूध की दुकान और किरानों की दुकान, और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में ही लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। उसको लेकर पुलिस काफी ज्यादा सख्त रहेगी जगह जगह। चलिए विवेक, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में जो उनका सरकारी बंगला है उसको खाली करने का आदेश दिया गया है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जुड़े हुए हैं। तनेजा साहब, ये कोरोना काल में ये किस तरीके का मूव है, इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, आपकी क्या राय है? इसमें राजनीति कहां से आ गई या कोरोना कहां से आ गया? देखिए, ये सरकारी बंगले हैं, मेरे और आपके टैक्स के पे करते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है नहीं, या कोई मंत्री तो है नहीं, या किसी सरकारी पद पे तो पहले नहीं रही हैं। इसलिए चूंकि उनको एसपीजी प्रोटेक्टिव थी, तो कुछ लोग जिनको एसपीजी मिलती है वो कहते हैं भाई हमको एक सरकारी घर भी दे दीजिए, हमारे पास है नहीं, या हमारे पास और तमाम मजबूरियां गिनाते हैं, तो उनको दिया जाता है। वो एसपीजी में भी नहीं है। और दूसरी, वो तो उनके पति बहुत बड़े व्यवसायी हैं, अरबपति खरबपति हैं, उनको बंगलों की क्या कमी है? ये देखिए, सरकारी घर जो होते हैं, जो सरकारी किसी सेवा में आए हुए हैं, पद पे आए हुए हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या मंत्री हैं, उन लोगों के लिए होते हैं। अच्छा, जब तक एसपीजी था तो इसमें कानून काम करता है। इसमें कहां से केंद्र सरकार आ गई और कहां बीजेपी आ गई, इसकी तो पूरी गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस के हिसाब से अब आप उसमें नहीं है तो शायद उन्होंने कहा होगा कि भाई अब आप खाली कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि पूरा देश जानता है, ये तो अरबपति खरबपति लोग, इनके जो पति हैं कितने बड़े व्यापारी हैं, इनके ऐसे ना जाने कितने बंगले बना सकते हैं, इनको लिए क्या फर्क पड़ता है? इसलिए समझना पड़ेगा, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, कानून अपना काम कर रहा है। इसका कोई बीजेपी का या केंद्र सरकार का या नरेंद्र मोदी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कानून है, अपना काम कर रहा है। एसपीजी प्रोटेक्टिव थी तो हो रहा था, अब नहीं है तो उनसे कहा गया होगा। जो विभाग होता है उनका काम होता है, अधिकारी होते हैं, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार से क्या लेना देना है इसका? जी, तो तनेजा साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब उनका जो एसपीजी प्रोटेक्शन है वो हटाया गया तो उसका ये एक नेचुरल फॉल आउट है कि ये घर भी उनको छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार का या बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, चाहे उनका एसपीजी घेरा हटाया गया हो या फिर ये बंगला खाली करने की बात है। नहीं, देखिए क्या होता है, हर चीज की कमेटियां बनी हुई होती हैं सरकार के अंदर, जिसमें अधिकारी होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, पुलिस के अधिकारी होते हैं। वो असेस करते रहते हैं हर 2-4 महीने बाद, भाई किसको एसपीजी की जरूरत है, किसको बॉडीगार्ड्स की जरूरत है। आफ्टर ऑल, जो भी बॉडीगार्ड, जो भी सुरक्षा दी जाती है, वो मेरे और आपके टैक्स पेयर्स के पैसे दी जाती है। तो उसका जो है लगातार जो है वो चल रहा होता है कि भाई जरूरत है भी या नहीं। क्योंकि दिल्ली के अंदर आप जानते हैं, तमाम लोग इसलिए वो चाहते हैं उनके साथ 2, 4, 10, 20, 50, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। लखनऊ, तमाम राजधानी में स्टेटस सिंबल। अब स्टेटस सिंबल अगर आपको रखना है, उसके लिए टैक्स पेयर क्यों पैसा दे? तो अगर वो देखा गया कि अब एसपीजी की जरूरत नहीं है और उसको पूरा असेसमेंट एक्सपर्ट्स करते हैं, ये कोई मंत्री या कोई वो नहीं करते हैं, एक्सपर्ट्स करते हैं, उन्होंने दिया, तमाम सभी का होता रहता है, तो उसमें इनका भी नाम होगा। अगर आप ये कहें नहीं साहब, इनको एक अलग दर्जा दीजिए, इनको एक अलग अहमियत दीजिए, इनके लिए अलग लिस्ट बनाइए, कोई रॉयल फैमिली की अलग लिस्ट होनी, तो भाई ये तो गणतंत्र है, यहाँ कोई रॉयल फैमिली नहीं है।
हमारे देश में कानून के अंतर्गत सब लोग समान हैं, आप कुछ भी हो, एक नागरिक हैं और आपके अधिकार होते हैं। हमारे यहाँ रॉयल फैमिली का जो सिस्टम है इंदिरा गांधी के जमाने में वो खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ कोई किसी के प्री पर्सेस नहीं है, किसी को कोई रॉयल महाराजा महारानी कोई भी नहीं है, सब आम आदमी है कि कोई किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी पे कम है, किसी पे पॉलिटिक्स में आ गए, उनको सरकारी बंगले मिल जाते हैं, काम खत्म हो गया, खाली करना पड़ता है। बस कानून अपना काम करता है, यही होना चाहिए गणतंत्र में। जी जी, वो तो बात सही है। आप जो कह रहे हैं कि कोई यहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में कोई लोगों से ऊपर नहीं होता, लेकिन साथ साथ आप ये मान रहे हैं ना कि इसमें चाहे जो लोग भी इसको रिव्यू कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हो या सिस्टम हो, लेकिन अंतिम जो दारोमदार है वो तो गृह मंत्रालय पे होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई भी क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो है वो मंत्री जी के सर पे ना डाला जाए या पार्टी के सर पे, बीजेपी के सरकार। नहीं, गलत सोच रहे। आप अगर कोई ये सोचता है कि गृह मंत्रालय में सारे फैसले एक मंत्री लेता है तो उसको गृह मंत्रालय के बारे में का कुछ नहीं आता। देखिए, तमाम सारी समितियां बनी होती हैं, तमाम इस मसले को कौन को बंगला मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, इसकी कमेटियां हैं, कमेटी की मिनट्स बनती हैं, और ये आज नहीं, ये दसियों साल से ही चला रहा है। लेकिन खैर ठीक है, जमाने की बनी, ठीक है, लेकिन जब आप अभी इस वक्त सरकार में है तो ओनस तो लेंगे ना आप कांग्रेस के। आप ये आपका जी जी, एक मिनट तनेजा साहब, कांग्रेस से राशिद अलवी जुड़ गए हमारे साथ, जरा उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राशिद अलवी साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमसे जुड़े हैं और उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रक्रिया की बात है, एसपीजी प्रोटेक्शन हटाया गया था तो उसी का फॉल आउट है, सरकारी बंगला भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसी नाम पे मिला हुआ था, स्वाभाविक चीज है, इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाउस कमेटी राज्यसभा की अलहदा होती है और लोकसभा की अलहदा होती है, और चेयरमैन को पूरा इख्तियार होता है, जिसको चाहे बंगला दे, जिसको चाहे बंगला न दे। मैं यहाँ एक बात कहूंगा, प्रियंका गांधी को आप मकान खाली करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे और भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी, अटल जी भी चुनाव हार गए थे। शायद बीजेपी के किसी नेता को ये मालूम नहीं है कि उस वक्त राजीव गांधी ने कैबिनेट में पास करवाया कि जो नेशनल पार्टीज हैं उनके प्रेसिडेंट को, चाहे वो एमपी हो चाहे एमपी ना हो, उनको कैबिनेट स्टेटस का मकान दिया जाएगा। और अटल जी को मकान खाली करने को नहीं कहा गया, वो चूंकि बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको वो और उन्हीं के लिए ये कैबिनेट ने पास किया था कि अटल जी को मकान से बाहर न निकाला जाए। और इसी कानून के मुताबिक जब अमित शाह दिल्ली आए तो वो भी एमपी नहीं थे, लेकिन अकबर रोड पे रहते थे। राजीव गांधी के बनाए हुए उस कानून की वजह से ही बगैर एमपी बने वो कैबिनेट स्टेटस की कोठी पे रहते थे। ये कांग्रेस की मानसिकता थी, ये बीजेपी की मानसिकता है जी। इसमें कोई आर्गुमेंट मैं नहीं करूंगा जी। ये देखिए, जब यूपीए की सरकार थी, हम लोग बीजेपी के नेताओं को मकान अलॉट करा देते थे, कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि आखिरकार। तो मतलब आप राशिद अलवी साहब, आप कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो आप बात कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? पॉलिटिकल कल्चर का डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में, ये आप हाईलाइट करना चाहते हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से मैंने इतनी बड़ी बात कह दी, अभी भी कुछ कहने के लिए गुंजाइश है क्या? जी तनेजा साहब, आप राशिद अलवी साहब को कुछ कहना चाहेंगे, जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं राशिद अलवी साहब ने बिल्कुल सही बात करी, उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी उससे पहले जब जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो पार्टी के अध्यक्ष रह चुके थे, कई दफे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। उनके लिए प्रोविजन होता है जो संसद में रहे। प्रियंका जी संसद में नहीं रही, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रही, सिर्फ इसलिए तो उस परिवार से आती हैं। अगर ऐसे देना आप शुरू कर देंगे तो फिर तो किसी के लिए फिर तो 1000 लोग हैं जो उसमें क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो राशिद अलवी साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर कोई पार्टी का, बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा है या कोई कई दफे, ठीक है, अलवी साहब से ये भी क्लियर कर लेते हैं जी। अलवी साहब, जो तनेजा जी कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं उस बात को कि आप ये जी वो गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एमपी रहा है, पार्टी का अध्यक्ष रहा है तो उसको मकान मिलना ही है। मैंने आपसे कहा कि राजीव गांधी ने कैबिनेट में पास करवाया
कि चाहे आप एमपी हो ना एमपी नहीं, आप कभी एमपी ना रहे। अलवी साहब उस तरह का ट्रीटमेंट प्रियंका गांधी को भी मिले, इसके लिए क्या ग्राउंड्स खड़ा कर सकते हैं आप? देखिए, आपने एल के अडवाणी को मकान नहीं दे रखा, आपने मुरली मनोहर जोशी को मकान नहीं दे रखा, आपने दे रखा है। इसके लिए कोई ग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। मुझे गैस रिकमेंडेशन मिला हुआ है, मुझे भी खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मैं तो 15 साल का एमपी हूँ, तो इससे मैं कोई बहस नहीं करना चाहता। ये अपने अपने कल्चर की बात है जी। और आज ऐसे वक्त में जबकि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, लोगों को कहा जा रहा है घर से मत निकलो, ऐसे समय में अगर आप किसी से कहें कि घर से निकलो, तो आप तो कह रहे हैं कि किराएदार को मालिक मकान नहीं निकाल सकता। इस वक्त वो किराया दे न दे तब भी नहीं निकाल सकता, लेकिन प्रियंका गांधी को तो इसी वक्त निकालना पड़ेगा जबकि बीमारी फैल रही है, कयामत बरपा है। आप खुद अंदाजा कीजिए कि इसका क्या मतलब है। जी, इसका चाहे जो भी मतलब हो, लेकिन ये फैसला हुआ है, ये खबर पक्की है कि प्रियंका गांधी को मकान छोड़ने के लिए कहा गया है। राशिद अलवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र तनेजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों लोगों ने बहुत साफ तौर पर अपने अपना पॉइंट्स रखा और अब ये बात आगे कहाँ जाएगी इस वक्त इस पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। राजनीति का खेल अलग चलता है, प्रशासनिक मामले अलग है। बहरहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बाजार की बात। बाजार में 2 दिनों की सुस्ती के बाद आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। आज निफ्टी 1% से ज्यादा की मजबूती लेकर 10,400 के पार टिकने में कामयाब रहा है। निफ्टी बैंक पर नजर डालें तो यहां 600 अंकों की जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज सरकारी बैंकों और एनबीएफसी शेयरों ने बाजार में जोश भरा। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी रफ्तार देखने को मिली। हालांकि फार्मा, कैपिटल गुड्स और पावर शेयरों में आज दबाव जरूर देखने को मिला। इस संकट के वक्त में तेज और सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। मनी कंट्रोल प्रो आपका वो भरोसेमंद साथी है जो आपको आगे रखता है। मार्केट डाटा के साथ साथ आपको यहां निवेश के जबरदस्त आइडियाज भी मिलते हैं, वो भी रोजाना महज ₹1 में। कूपन कोड याद रखिए PRO365 और तुरंत सब्सक्राइब करिए। लेकिन ध्यान रखिए, नियम और शर्तें लागू हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए। हम ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।